सृजन संदर्भ का जो एक श्रृंखला चल रहा है स्वामी सहजानंद जी पे, ये बड़ा एक अद्भुत और अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए सृजन संदर्भ के सृजनकर्ताओं को बधाई और आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लिया है। तो इसे यदा कदा पिछले 30-40 वर्षों में लगभग 50 प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, जहाँ मैंने स्वामी सहजानंद के बारे में सुना और सुन के कुछ अपनी बातों को रखा भी। मगर मेरे संपर्क में जब से भाई दिलीप कुमार जी दिल्ली वाले आए, जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में जो प्रोफेसर हैं, बड़े विद्वान हैं, तब से मैंने कुछ विशेष जानकारी स्वामी जी के बारे में प्राप्त किया। वैसे पूरा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो स्वामी जी का अपना आंदोलन था, अभियान था, उसका एक अपना अलग स्वरूप था। और उस वेशभूषा में स्वामी जी संत की वेशभूषा में जो एक क्रांतिकारी जीवन था उनका, यह अपने आप में भी एक अच्छा समन्वय था, अच्छा संयोग था। तो मुझे लगता है कि उस कारण से भी मुझे थोड़ा आकृष्ट किया, चूँकि हम लोग आस्तिक लोग हैं, तो हम में आस्तिक होने के नाते हमें ऐसे वेशभूषा वाले लोग थोड़ा ज़्यादा अपील करते हैं। और उस वेशभूषा में अगर क्रांतिकारिता की बात निकलती अगर है, तो और ज़्यादा हमें उत्सुकता, हमारी उत्सुकता को बढ़ाता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है। और ऐसे लोगों को अनायास बरबस अपना मॉडल मानने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। और स्वामी जी के बारे में जितना काम होना चाहिए, या जितना उन पर शोध होना चाहिए था, या जितना उन पर शोध के बाद बोध होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई पड़ती है। ये जो समाज है इतना सेक्टेरियन रहा है, और समाज के अपने अपने कंसिडरेशंस होते हैं। अब मुझे तो ये मालूम हुआ कि इन्हें खुद एक ब्राह्मण समाज में कहा कि साहब आप भूमिहार समाज है, ब्राह्मण समाज नहीं है, इसलिए आपको साहब आधिकारिक बात करने का आपको कोई राइट ही नहीं है कि साहब आप बात कर सकते हैं वेद पे, या बात धर्म की कर सकते हैं। तो जिसको लेकर के वो आजीवन लड़े और कोर्ट में भी ले गए। और मैं तो बड़ा आभारी हूँ कि मैं मानता हूँ कि जिस ढंग से उन तमाम समाज को, गैर ब्राह्मण समाज को, जो संस्कृत संबंधी बातें हों या वेद संबंधी बातें हों, जो जानने का, पढ़ने का अवसर मिला, उसका श्रेय किसी इस देश में किसी एक व्यक्ति को पहले जाना चाहिए, तो वो स्वामी सहजानंद जी थे। मैं मानता हूँ कि गरीबों को, मजलूमों को, उपेक्षितों को के लिए वह तो बिल्कुल, जैसा कि दिनकर जी कहा करते थे, दिनकर जी ने कहा है कि साहब वो दलितों के सन्यासी थे। तो मैं मानता हूं कि दलितों के सन्यासी दलितों के लिए थे वह। तो ये एक बड़ी बात थी उनके लिए कि एक रास्ता खुला भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रवेश करने का। भारतीय ज्ञान परंपरा चूँकि सन्निहित है वह संस्कृत में, भारतीय ज्ञान परंपरा चूँकि वह वेदों में, और जो एक नॉलेज का ट्रेडिशन रहा है वेद उपनिषद में है, और उसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो संस्कृत पढ़ने का जो अवसर मिला वह स्वामी सहजानंद के कारण मिला। तो एक बड़ी बात थी मित्रों हम सब के लिए। इसलिए हम तो उनके इसलिए भी आभारी हैं, हमारा समाज उनका आभारी है। उनके कारण से हमें भारतीय विधाओं को समझने का अवसर और मौका मिला। मित्रों, उनमें कई चीज़ दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे तो एक जो इस देश में जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि संत सिपाही परंपरा, कि संत और सिपाही परंपरा का ये देश है, और किसी एक व्यक्ति को या समाज को भी इन दोनों तत्वों को मेल मिलाप करके चलना होगा। जो संत तत्व है और जो सिपाही का तत्व है, वह दोनों तत्व कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी एक व्यक्ति ने इसका प्रयोग अपने साथ किया, और हम सरीखे लोगों को और आप सरीखे लोगों को जो प्रेरित किया, उसमें स्वामी सहजानंद जी आते हैं कि संत परंपरा और सिपाही परंपरा को साथ साथ समन्वय करके
कैसे उसको व्यक्ति निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण, सृष्टि निर्माण तक लगाया जाए, वह प्रयोग उन्होंने किया, जो सफल प्रयोग किया। मुझे लगता है कि और जो आने वाले समय में उनकी महत्ता और बढ़ती जाएगी। जैसे हम आप जानते हैं मित्रों कि जिस ढंग से दलितों के आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर हाउस में, सदन में कम से कम रहे, मिनिस्टर कम से कम रहे, और बाबू जगजीवन राम जी लगभग अपने जीवन काल में कभी चुनाव हारे नहीं, वो सदैव हाउस में रहे। मगर आज समाज में आने वाले समय में भी डॉक्टर अंबेडकर के प्रति लोगों का आकर्षण जो बढ़ता जा रहा है, उसी ढंग से श्री कृष्ण सिंह जी लगातार सदन में रहे, हाउस में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। तो आज जितना स्वामी सहजानंद जी को पूरा बिहार और पूरा भारतवर्ष याद करता है, उतना संभवतः श्री बाबू को याद नहीं करता है लोग। तो जो फर्क श्री कृष्ण सिंह और स्वामी सहजानंद जी में था, वही फर्क बाबू जगजीवन राम जी और डॉक्टर अम्बेडकर में था। तो मैं मानता हूँ कि इस सब स्थितियों में कुल मिला करके एक ये एनालॉगी में कह रहा हूँ कि इस एनालॉगी में कैसे वह व्यक्ति जो अपने जीवन काल में उतना सम्मान नहीं पाता है, वह अपने जीवन के प्रस्थान के बाद से समाज में जो प्रतिष्ठापित होता है, यह भी एक संयोग ही है। और हम मानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जिनको सदियों तक याद किया जाता है, ऐसे लोग को शुरू में थोड़ा उनके टेकर कम होते हैं, बाद में खासकर उनके जाने के बाद से उनके क्रियाकलाप पे, बाकी पे इतना अध्ययन होता है, या लोग समझते हैं, या समाज जो अध्ययनशील होता है, तब उनका महत्व बढ़ता जाता है। उसी श्रेणी में स्वामी सहजानंद जी थे। एक तो स्वामी जी का जो नाम खुद था, ये नाम अपने आप में, जो उनका बचपन का नाम था, नौरंगी राय से लेकर के और स्वामी सहजानंद तक का जो दीक्षित होते हैं, तो सहजानंद जो नाम है, ये सहज आनंद। मैं मानता हूं इस जीवन में कि आदमी सहज, सरल, सुगम, सुलभ, ये सहज, सरल, सुगम, सुलभ जो है, ये चार बड़े महत्वपूर्ण मूल मंत्र हैं। और ये सहज जो है, ये सहज अपने आप में एक, मैं मानता हूं कि एक सूत्र वाक्य है या सूत्र शब्द है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परम वैभव को प्राप्त करने के लिए आप जाएंगे तो बहुत सहज होना आवश्यक है। तो मैं मानता हूं उनका नाम जो सहजानंद भी है, ये हम मान सकते हैं कि सहज आनंद का मतलब है जो सहजता से मिलता हो। आनंद कोई क्रिएट करके, जनरेट करके, प्रोड्यूस करके नहीं, आनंद कोई डिमांड करके नहीं, बल्कि आनंद जो कमांड करके होता है। तो नाम में खुद भी, नाम में सहजानंद जो नाम है, चाहे नाम उनके उस गुरु ने चुना हो जिन्होंने इनको दीक्षा दिया हो, या नाम इनका खुद का चुना हुआ हो, ये नाम भी अपने में अद्भुत था। सहज, सहजानंद मतलब आनंद की प्राप्ति सहजता से ही होती है। ये मैं तो अपने जीवन में मानता हूं कि सहज, इस जीवन का सबसे बड़ा आभूषण कोई अगर है तो वह सहज होना है, सरल होना है, सुगम होना है, सुलभ होना है। इसलिए वो अपने नाम के अनुकूल ही जितना सहज रहते थे और जितनी सहजता से बड़ी बड़ी बात कह दिया करते थे, वह यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसलिए मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, संघर्षशील व्यक्तियों के लिए, समूहों के लिए स्वामी सहजानंद जी अपने आप में एक हम लोग के लिए एक रोल मॉडल थे। वो रोल मॉडल थे हम सब के लिए। और लगातार हुआ, या उनके बारे में जो उनके मरने के बाद भी जो लोगों ने कहा, अब दिनकर जी ने तो कह ही दिया कि दिनकर जी ने कह दिया कि सब वह तो दलितों के देव थे, दलितों के सन्यासी थे, दलितों के स्वामी थे। और खुद भी हम आप जानते हैं कि बिहार में और यूपी में जमींदार वर्ग, उन्हीं की जाति के अधिकांश लोग थे। तो अपनी जाति के खिलाफ में आवाज उठाना, अपनी जाति के खिलाफ में संघर्ष करना, अपनी जाति के खिलाफ में कोई अभियान की अगुवाई करना, कोई उनसे सीखे। आज जब इस पढ़े लिखे समाज में लोग हिम्मत नहीं करता है, और उन दिनों 1920 में, 1930 में, 1940 में जाकर के जिस तरह का आंदोलन किया उन्होंने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसके लिए मैं मानता हूं कि उनका जो एक साहस था वो इतना अदम्य था कि उन्होंने किसी को बख्शा नहीं।
और सच्चाई पे सदैव अडिग रहने वाले, सदैव अपनी बातों पे अडिग रहने वाले, शब्दों का संधान करके बोलने वाले लोग, ये अद्भुत थे। तो मुझे लगता है कि वह समाज कितना, उस समय का समाज कितना फॉरवर्ड समाज था, कितना अग्रसोची था। आज भले हम लोग पढ़ने लिखने में आगे हो गए हों, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हों, ये जो उस समय सोच था, इतना उन्नत सोच था, इतना बृहद सोच था कि वह उन दिनों अपने समाज, अपनी जाति के जमींदारों के खिलाफ भी उन्होंने लाठी ले लिया और गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में खड़ा होकर के ओपनली उनके पक्ष में बोलना और उनके लाइन को लेना, ये बड़ी बात थी। और खुद राहुल शंकराचार्य ने कहा था कि नए भारत का नया नेता है वह। अब राहुल शंकराचार्य जैसे लोग, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों ने जो उनके बारे में कहा, यह अद्भुत बात थी। और ये महज संयोग था कि कांग्रेस में गांधी से प्रभावित होकर वो कांग्रेस में गए, मगर फिर कुछ बाद उनका कांग्रेस से नहीं हुआ, लेकिन मोटामोटी गांधी से उनका मोहभंग हो गया। अब देख ले स्वभावतः, मतलब कि उन्होंने प्रयास किया कि अपने से वह जो विपरीत भाव के लोग भी हैं, कि कांग्रेस में उन दिनों आज़ादी की लड़ाई तो लड़ रहा था लोग, लेकिन उन दिनों अधिकांशतः बहुलता में उन दिनों उस इलाके, उन देश के जमींदारों के, उसमें एक जमींदार का प्रभु वर्ग था जिसका उसमें वर्चस्व था। तो जब उनको लगा कि साहब ये गांधी जी के बावजूद, बहुत कुछ अच्छाई के बाद भी गांधी जी उन तमाम जमींदारों के पक्ष में ज़्यादा मुखातिब रहते हैं, बनस्पत किसानों के, बनस्पत श्रमिकों के, बनस्पत मजदूरों के, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर दिया। तो ये इतना बड़ा सोच समझने का जो अवसर, मतलब बहुत बातों को बहुत लंबा वो खींचते नहीं थे, वह दीर्घसूत्री नहीं थे कि हम सोच के बताएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल उस ढंग से लोगों को प्रेरित करते थे कि अगर जिस समय लग जाए, मतलब जब आंख खुले तभी सुबह। तो ये उन्होंने कांग्रेस से अपने को अलग करके और एक किसानों का, मजदूरों का आंदोलन अपना अलग से शुरू कर दिया उन्होंने। मित्रों, आप ये जान लें कि जब हम बात करते हैं जमींदार का, जब बात करते हैं हम किसानों का, जब बात करते हैं हम मजदूरों का, जब बात करते हैं पीजेंट्स का, एक तो अंग्रेजी में शब्द जो पीजेंट है, वो पीजेंट अपने आप में एक परफेक्ट वर्ड है, जिसमें किसान फार्मर है, ग्रोवर है, और उसमें काम करने वाला जो लेबर है, कल्टीवेटर्स है, वो सब लोग हैं। और उन्होंने कहा कि ये देश किसानों का है। और आप जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ जो आधे से अधिक जो लैंड ओनर हैं, वह अपने खेत के स्वामी भी हैं और अपने खेत के वह कल्टीवेटर भी हैं। मतलब कौन फार्मर, कौन कल्टीवेटर, कौन लेबर, वह आज भी क्लियर नहीं है। तो एक जो अंग्रेजी में पीजेंट शब्द है, या जो हम कह लेंगे सब किसान शब्द, अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। वह किसान शब्द में वो सब चीज़ आता है कि जो ग्रो कर रहा है, जो फार्मिंग कर रहा है, जो कल्टीवेशन कर रहा है, वो सब लोग किसान में आते हैं। तो इतना बृहत शब्द को लेके वो चले और किसान संगठन का स्थापना किया उन्होंने, और आगे लगातार उसके माध्यम से ही समाज में अभियान बना के रखा। और उन्होंने कहा कि भाई पूरे साधनों का या पूरे बजट का 1/6 हिस्सा जो है खर्च करना चाहिए हम लोग को फार्म और फार्मर में, मतलब खेती और खेतिहर में खर्च करना चाहिए। आप देख ले, इतनी क्रांतिकारी बात क्या है वो। और इस क्रांतिकारी बात से आगे कहा उन्होंने, वह देश कभी बूढ़ा और बेरोजगार नहीं होगा जहां खेत पे हम अपने बजट का 1/6वां हिस्सा खर्च करेंगे। मतलब कितने दावे के साथ कहना इस बात को कि कभी वह देश बूढ़ा और बेरोजगार नहीं होगा। मित्रों, बूढ़ा मतलब बीमार देश अगर अपने खेत पे, खेतिहर पे चिंता करता अगर है, तो देश के देशवासी बीमार नहीं पड़ेंगे और बेरोजगार नहीं होंगे। मित्रों, आज सबसे बड़ा समस्या भारत का ही नहीं, दुनिया भर में ये बीमारी, वृद्धावस्था बीमारी कह लें और साथ साथ बेरोजगारी कह लें, ये दो बड़े रोग हैं।
और निश्चित तौर से ये रोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल नहीं किया है। हम लोगों ने इनका जो है शोषण किया, दोहन नहीं किया है मित्रों। हम लोगों ने दोहन होता है, दोहन शब्द बना है दूध से, दूहने से बना हुआ है। गाय को इतना दूहते हम लोग हैं कि फिर वो कल शाम तक फिर अपना आज सवेरे दूहे अगर हैं तो शाम में फिर दूध इसके स्तन में बन जाए, इतना बने। मगर हम सब शोषण कर रहे हैं, दोहन नहीं कर रहे हैं मित्रों। तो अपने खेत का हम लोगों ने शोषण किया। हम लोगों ने खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है और जो खेत के स्वामी हैं, खेत के जो संचालन करने वाले हैं, जो खेतिहर हैं, उनका सेहत खराब हो रहा है। कुल मिला के हम लोगों ने इसका खेतों का, प्राकृतिक संसाधनों का हम लोगों ने दोहन नहीं, शोषण किया हम लोगों ने। चिंता की बात है ये। इसलिए वो कहते थे कि साहब कभी वह देश बूढ़ा और बेरोजगार नहीं होगा जिस देश में खेती और खेतिहरों पे ध्यान दिया जाता हो। तो दुर्भाग्य से ये दुनिया में कई देशों इसके शिकार हुए। भारत तो निश्चित तौर से उस बात का शिकार हुआ कि अपने खेतिहर पे ध्यान नहीं दिया और अपने खेत मजदूर पे ध्यान नहीं दिया, लोगों ने किसान पे ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज हमारी दुर्दशा हुई है मित्रों। फिर उन्होंने आगे कहा था कि जब चूंकि बैंक का उस समय शुरू हो गया था एक्टिविटीज, काम धाम करना, कहा जो ग्रामीण ऋण है वह ग्रामीण ऋण और जो जमींदारी प्रथा है, उन्होंने दो बात कहा कि दो बात गांवों का कोर है या इस भारतवर्ष का कोर है कि ग्रामीण ऋण। आज देखिए ऋण के कारण जो है लगभग प्रत्येक वर्ष इस देश में 50,000 लोग आत्महत्या करते हैं। सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है। वो तो हमारे बिहार और यूपी के लोग, स्वामी जी के पढ़ाए हुए लोग हैं जो इतने जीवट हैं, इतने जुझारू और जुझौतिया हैं कि उस ख्याल से मतलब लाख दुख आवे टूटते नहीं हैं। मगर आज जो 50,000 किसान मजबूर हैं ये करने के लिए कि साहब उनका आत्महत्या करना पड़ता है, उसका मेन कारण है कि हम रूरल डेट, जो ग्रामीण ऋण है, जो कोऑपरेटिव बैंक का ऋण है, वाणिज्यिक बैंक का ऋण है, उस ऋण से हम ग्रस्त हैं, हमारे किसान ग्रस्त हैं मित्रों। तो ये कभी फायदेमंद नहीं हुआ हमारे लिए। जमींदारी सिस्टम में जो शोषण दोहन था वो तो था ही, लेकिन रूरल डेप्थ के बारे में जो कहा उन्होंने, ये एक बड़ी बात कहा और बहुत ही अभी के लिए भी मित्रों, हम सब के लिए एक बड़ा कोण है सब चीज़ों का है। तो इतने बड़े वो अग्रसोची थे, उनका विजन इतना बड़ा था कि वह समस्याओं को जानना या उस समस्याओं का भविष्य क्या होगा उसके बारे में वो अपनी राय यदा कदा दिया करते थे मित्रों। और उन्होंने कहा किसान तो भगवान है। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान का दर्शन मंदिर में नहीं किया है, मैं भगवान का दर्शन, मैं पूजन पाठन नहीं करता हूँ, मैं तो भगवान का दर्शन खेतों में करता हूँ, उन किसानों में करता हूँ जो किसान लोग अपने खेतों की सेवा करके हम सब के लिए जो जीवनदायी अनाज और अन्न है वह पैदा कर रहा है। तो किसानों को भगवान कहा उन्होंने। इसलिए वो कहते थे कि जब किसान मिल गए तो मुझे भगवान मिल गए। अब उसी किसान के इर्द गिर्द अपनी संपूर्ण जीवन के राजनीति को, समाज नीति को और जीवन का सारा क्रियाकलाप उसके आसपास उन्होंने रखा। ये एक बड़ी बात थी मित्रों। वह जो जहाँ भी संत महात्मा से मिलते थे तो किसानों की बात करते थे, किसानों से मिलते थे तो संत महात्माओं का महात्म करते थे। मतलब ये एक समन्वय कैसे हो, इस देश का जो कृषि ऋषि परंपरा है वह दोनों कैसे साथ साथ मिल करके आगे बढ़े। जो इस देश का रिद्धि सिद्धि वही था। वो कहा करते थे कि जो ऋषि और कृषि परंपरा है यही रिद्धि और सिद्धि है। मतलब इन्हीं से संपदा संपत्ति का बढ़ाव होता है और इन्हीं से मानवता आगे बढ़ता है, इसी से भारतीयता आगे बढ़ेगा, ये वो कहा करते थे मित्रों। तो ऐसा अद्भुत और द्वितीय संयोग रिद्धि सिद्धि का मैं कहीं देखता नहीं हूँ। और किसी व्यक्ति ने इतना खुल करके और इतनी समझदारी के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ कभी उन्होंने प्रयास, कभी किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसा प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो अपने बताया कि हमारी रिद्धि सिद्धि क्या है, तो हमारी रिद्धि सिद्धि वही किसान और किसानी है और जो संत परंपरा हमारा है। फिर वो कहते थे कि आजकल आदमी मतलब एक फॉल्स फियर, एक फॉल्स ईगो में जीता है लोग, उसके शिकार आज भी हम सब लोग हैं।
एक तो हर एक आदमी को एक फियर ऑफ फ्यूचर होता है, एक भविष्य का भय सताता है, और दूसरा होता है कि अपने अहम में रहता है। भविष्य का भय और अहम का वहम जो है वह इतना बड़ा विशाल रूप से घेरे हुआ है दानव की तरह कि आप देखेंगे साहब कि बिना मतलब के कि कल क्या होगा क्या होगा, भविष्य के भय से लोग ग्रस्त है। अब कोई व्यक्ति अगर है तो परेशान बेटा के लिए रहा कभी, फिर बेटा के लिए परेशान होता है। मतलब एक फियर ऑफ फ्यूचर जो है यह एक साइकोलॉजी है जो व्यक्ति को ऐसे घेरे में ले लेता है, एक विशियस सर्किल बनता है ग्रीड का, लोभ का, लालच का, जिसका शिकार होकर कभी फिर निकल नहीं पाता है मित्रों। तो कहा भाई, उन्होंने कहा अपने समय के लोगों को, जो हम लोग के लिए उपयोगी है, कि हम सब लोग एक फॉल्स फियर, जो फॉल्स प्राइड या फॉल्स ईगो में जीते हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। उससे बचेंगे तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे, और तब जाकर के हम सब लोग जो सही जेन्युइन काम कर सकते हैं। तो एक बड़ी बात है उन्होंने। फिर आगे उन्होंने कहा कि एग्रेरियन इकोनॉमी, अब ये इकोनॉमिक्स के लिए या एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा शोध का विषय है। हम जानते हैं कि हजारों पीएचडी हुआ है। एग्रेरियन क्लास, एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, जो आप देख लें, जो संपूर्ण कम्युनिस्टिक व्यवस्था बिहार में चला या देश में चला, उसमें एग्रेरियन इकोनॉमी की बात, बाद में एग्रेरियन रिफॉर्म की बात, उसके आगे भी लैंड रिफॉर्म की बात। तो लैंड रिफॉर्म एक छोटा चीज है, एग्रेरियन रिफॉर्म का लैंड रिफॉर्म एक छोटा हिस्सा बनता है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रेरियन का जब भी मतलब हम समझते हैं मित्रों कि एक ऐसा जो लैंड रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, लाइवलीहुड रिलेटेड, जीवन निर्वाह से संबंधित, भूमि से संबंधित, और जो प्राकृतिक संपदा है उससे संबंधित जो व्यवस्था है, जैसे कहते हैं ना कि जन, जल, जंगल, जानवर, जमीन, ये 5 जौ की चर्चा कई लोग करते हैं। तो ये 5 जौ से जुड़ा हुआ जो मामला है, हम मानते हैं कि ये सब एग्रेरियन ही है। जन, जल, जमीन, जंगल, जानवर, यही प्राइमरी एसेट हम लोग का होता है, यही हम लोग का पूंजी है, प्राथमिक पूंजी हम लोग का यही है। बाकी सारी पूंजी से निर्मित है, मतलब वो सेकेंडरी कैपिटल हमारा है। तो इन तमाम जो प्राथमिक पूंजी से संबंधित जो काम धाम है या उनसे जुड़ा हुआ जो कुछ हमारा एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है या कर्मकलाप है, वह सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ इन सब चीज़ों से है। इसलिए हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने उस एग्रेरियंस को, वही जो एग्रेरियन कंपोनेंट्स है, जो जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर है, उस एग्रेरियन कंपोनेंट्स को हम अगर ठीक ठाक रखेंगे तो हमारा सृष्टि, हमारा विश्व, हमारा भारत, हमारा देश, हमारा समाज सब ठीक ठाक रहेगा। इसलिए उस एग्रेरियन रिफॉर्म की बात केवल लैंड रिफॉर्म नहीं, लैंड एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा कंपोनेंट है, वाटर है उसमें, फॉरेस्ट उसमें है, उसमें हम जो पब्लिक हैं वो सब हम लोग हैं। तो कुल मिला करके जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर की, जो जानवर एक बड़ा हिस्सा जानवर का है। जानवर बेस्ड इकोनॉमी था हम लोग का एक समय में। आज भी डेयरी का जितना रोल है वो सब जो है सो जानवर बेस्ड है, ऑफकोर्स कैटल बेस्ड है वह। तो जानवर के अपने उपयोगिता कई हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हमारे जीवन में एक सेकेंड मदर का जो स्वरूप हम लोग का जो दूध मिलता हम लोग को है, वह जिस गौवंश से मिलता हम लोग को है, चिंता हमें उसकी करनी होगी। और एग्रेरियन में वो सब आता है, जो प्राइमरी कैपिटल हमारा वो सब आता है, और सब में सुधार हो, सब में उन्नत हो, सबका विकास हो, और सबका हिस्सा सबको मिलता रहे, समाज के संपूर्ण वर्ग को, ये प्रयास हो। इसलिए कहा कि एग्रेरियन इकोनॉमी। इसलिए एग्रेरियन इकोनॉमी केवल लैंड बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, वो इकोनॉमी हमारे तमाम उस प्राइमरी कैपिटल जितना हमारा है, उस पर जो भी आधारित व्यवस्थाएं हैं, वो सब एग्रेरियन में आता है। ये उनका सोच था कि एग्रेरियन का मतलब ये होगा उनका। तो एग्रेरियन इकोनॉमी हो इस देश में, और उस पर सरकारें काम करे, या फिर एग्रेरियन रिफॉर्म्स आगे चले, वह इस दौर में नहीं हो सका है आज। इसलिए मैं मानते कि हमारा संकट का दौर भी यही है। बल्कि मैं तो मानता हूं कि चूंकि हमने अपने उस एग्रेरियन एसेट्स को हम लोगों ने नुकसान किया है, हम लोगों ने उसको आहत किया है,
इसलिए हम आज कोरोना के जो शिकार हो रहे हैं दुनिया के लोग, इसलिए भी हो रहे हैं हम लोगों ने, हमने उन तमाम एग्रेरियन एसेट्स को हमने पोल्यूट किया है, हमने डाइल्यूट किया हम लोगों ने है उसको। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम सब उसके शिकार इसलिए होने का, आज जो विभिन्न किस्म की बीमारियां आ रही हैं, जिसमें कोविड-19 है, कोरोना है, या इसके पीछे वह भी है कि हमने अनदेखी किया है अपने एग्रेरियन एसेट्स का हम लोगों ने। साथ साथ हम लोग जो आगे देखते हैं कि उन्होंने अपने किसानों के इशू को लेकर के जब देखा कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया तो कांग्रेस से भी खुद लड़ लिए, गांधी से लड़ लिया, अपने को अलग कर लिया उन्होंने। फिर हम देखते हैं कि मित्रों, जिस ढंग से जो एक भारत तत्व है इस देश में, आप जानते हैं कि इतने दिनों तक एग्रेसर से यहां पर रहे, कोलोनाइजर्स पावर रहे हम लोग के यहां, तो जो हम लोग की मानसिकता है मित्रों, वह मानसिकता हम लोग की बिल्कुल उस जो ऑक्युपायर था हमारा, जो हमारा एग्रेसर था, जो हमारा कोलोनाइजर था, हम उसके तौर तरीके में, हम उसके तकनीक से हम दब गए। और हमारा जो अपना खुद का जो भारत तत्व हमारा था, वह हमारा कहीं ना कहीं दब गया मित्रों। वह दब गया तो उसको स्वामी जी ने अपने प्रयासों के माध्यम से भारत का जो भारत तत्व था, उस तत्व को कैसे जागृत किया जाए। उनका जो संन्यास लेना था, आप ये समझ लें कि जो संन्यास लेने का था, उन्होंने गृहस्थी में गए हो, ये अलग बात है, पत्नी का देहांत साल के बाद हो गया उनके तुरंत शादी के बाद से, लेकिन उन्होंने कहा भाई कोई सन्यासी होके ही देश दुनिया कल्याण कर सकता है ऐसा नहीं है। वह कहीं भी रह करके, मतलब संन्यास होना आवश्यक नहीं था कि हमको मोक्ष लेना है ही लेना है। और उस मोक्ष के बारे में क्या कहते थे, भाई मोक्ष से तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये इंडिविजुअल फैसिलिटी है। ये कहा समाज को मोक्ष मिले, वर्किंग क्लास का मोक्ष मिले, मजदूर किसान को मोक्ष मिले। मतलब मोक्ष उनके बारे में था कि सही मायने में जो मोक्ष का मतलब होता है कि अल्टीमेट प्लेजर। वो अल्टीमेट प्लेजर जो है, जो अंतिम सुख है, वह सुख केवल हमें ना मिले, वह केवल पर्सनल लेवल पे ना हो, वह कलेक्टिव लेवल पे हो। तो उनकी सोच बड़ा अद्भुत था। उनका जो कॉन्सेप्ट था मोक्ष का भी, वो इतना अद्भुत था कि आप गौर करेंगे उनका, जो बार बार कहते भाई मैं सन्यासी बनता हूं अगर, तो अपने मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम टॉयलिंग मॉइलिंग क्लास जो है, जो वर्किंग क्लास है, और उस समय वर्किंग क्लास केवल किसान था। आज की तरह कोई फैक्ट्री वर्कर नहीं थे। और आज भी जब फैक्ट्री आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियां के अब स्मोक धुआं निकलना बंद हो रहा है मित्रों। अब अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, पुनः खेतों की ओर जा रहे हैं, जमीन की ओर जा रहे हैं, खेतीबाड़ी करना चाहते हैं, भले ही वह ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में हो, भले ही वह नेचुरल फार्मिंग के रूप में हो, मगर अब अपने अपने ढंग से लोग जा रहे हैं खेती करने के लिए। तो अब इंडस्ट्री का भी सिचुएशन हो गया है, इंडस्ट्री का सिचुएशन हो गया है। आज की तारीख में जो सर्विस इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कारगर हो रहा है। अब पुनः देख रहे हैं आप कि इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर, और पुनः सर्विस सेक्टर से पुनः प्राइमरी सेक्टर के लोग जा रहे हैं लोग। अब ये पुनः बाबा सहजानंद जी का कहें कि साहब उनका पुनर्जीवित होना लाजमी है। उनका जो बात कह गए वह अब पुनः फिर वह बात लागू होगी, और वह बात आज भी वह रेलिवेंट होगी, ऐसा मुझे लगने लगा है मित्रों। इसीलिए वह कहते थे कि साहब हम सब लोग केवल चिंता परलोक का चिंता ना करें, हम लोग जो इहलोक है, इसलिए परलोक में क्या होगा वो जाने छोड़ दीजिए, वो देखना मुश्किल है हम लोग के लिए, इहलोक में रह करके। इसलिए वह मोक्ष की बात नहीं कहते, भाई अल्टीमेट प्लेजर लेना अगर है तो किसानों का चिंता करना होगा हम लोग को। इसलिए मित्रों हमें लगता है कि जिस रंग से उनकी बातें कही गई है वह शाश्वत है, और इसलिए कहा भी गया है उनको कि वह शाश्वत विद्रोही लोग थे। वह उनको कई कवियों ने, कई लोगों ने, मनुष्यों ने समय कहा कि शाश्वत विद्रोही का स्वरूप कहीं देखना अगर है तो वह स्वामी सहजानंद में सहज रूप में दिखाई पड़ता है, सरल रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बात क्या उस समय कह के जो आज भी रिलेवेंट है, तो वह स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से, बहुत उपयोगी ढंग से हम लोग के लिए सदैव, आने वाले टाइम में भी सदैव हम लोग के लिए रिलेवेंट बने रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मित्रों आज इस ढंग से वर्तमान भारत की सरकार भी कि अपने रूट्स की ओर, या अपने मूल की ओर, या अपने उस भारत तत्व की ओर जो मुखातिब हो रहा है,
और अपने आप को उस कॉलोनियल पावर से या उस कॉलोनियल माइंडसेट से या कॉलोनियल माइंडसेट से जो बाहर होने की बात कह रहा है कि डिकोलोनाइज कीजिए, अपने माइंड को उस औपनिवेशिक प्रवृत्ति से हम बाहर करें, एक बड़ा प्रयास है मित्रों। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से अंग्रेज चले गए, गोरे चले गए, लेकिन हमें कई रूप में वह गोरा दे गया है। वह लिगेसी चाहे आज का यहाँ का ब्यूरोक्रेसी हो, वह लिगेसी चाहे आज का जो यहाँ का एक एलिट वर्ग हो, वह लिगेसी चाहे अंग्रेजी भाषा हो, तो कुल मिला के हम सब लोग को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे गया है वह व्यक्ति, वह अंग्रेज, जो हमारे माइंडसेट में घुसा हुआ है। तो हमें वर्तमान सरकार को भी इस बात की सराहना करनी चाहिए कि स्वामी सहजानंद के रास्ते पर, स्वामी सहजानंद बताए कदमों पर ये वर्तमान सरकार चल रही है, जो किसानों की चिंता और अपने रूट की चिंता कर रही है कि हम मूल की चिंता करें हम सब लोग। इसीलिए उस मूल को आजकल तूल देने की बात हो रही है और वह हम लोग उस कॉलोनियल पावर से हम बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारत का जो भाव है वह भाव है, और वह भाव जो है वह भाव वैल्यू है, वह भाव प्राइस नहीं है मित्रों। वह प्राइस का भाव होगा वेस्टर्न में, वह प्राइस का भाव होगा कम्युनिस्टों में, वह भाव होगा चाइना में। हमारा जो भारत का भाव है वह भाव है, वह भाव इमोशन है, वह भाव सेंटिमेंट है, वह भाव जो है हमारा सेंस है। और वह जो बाकी लोग का भाव है वह भाव रेट है, प्राइस है। हमारा भाव वैल्यू सिस्टम है। इसलिए आइए हम उस भारत के भाव को समझने का प्रयास करें। इसका मतलब होगा हम स्वामी सदानंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो रॉ है वह रमन है, जो भारत रमणीय है, वह रमणीय जो शब्द है वह राम से बना है मित्रों। जो राम में लीन है, जो राम में रमा हुआ है, वह रमन है। और राम कोई भगवान का प्रतीक केवल नहीं है मित्रों, राम यहाँ की संस्कृति है, राम यहाँ की प्रकृति है। हम उस राम तत्व को समझेंगे तब हम भारत के भाव को समझ पाएंगे मित्रों। तो जो है वह तत्व है, तत्व केवल यहाँ पे मिश्रण और यौगिक नहीं है, तत्व है। भारत की अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी है, भारत की अपनी एंटिटी है। हमें उस समझना होगा मित्र। जब भारत का जो रियल तत्व है, भा का भाव, रौ का रमन या ऋषि मुनि परंपरा जो है, राम की परंपरा जो वह है, और तो जो है तत्व है, तर्क है। इसलिए मित्रों हमें उस भारत के भाव को समझना होगा। तो निश्चित तौर से हमें स्वामी जी को समझना होगा कि स्वामी जी जिस वेशभूषा में दंड धारण करके, और वह जो क्रांतिकारी की बात, वह दंड धारण करके उस दंड से सजा भी दे दिया करते थे। वह दंड जो है सबक भी था। वह दंड कह लें कि साहब हम सब, अब उस दंड से सरकारें डरा करती थी, उस दंड से अंग्रेज डरता था, उस दंड से पुलिस महकमा डरा करता था। तो ऐसे दंड से, उसी दंड से फिर उस स्नेह झलकता भी था। उसी दंड के पीछे हजारों लाखों मजदूर किसान हुआ करते थे। तो ऐसा दंड में, तो ये हमारा भारतीय विधान जो है, जो भारतीय परंपरा जो हमारा है, और जो भारत का जो एक सांस्कृतिक परंपरा रहा है, वह दंड या दंडी स्वामी। दंडी द्विदंडी हैं, एक दंडी हैं, त्रिदंडी हैं, चतुर्दंडी हैं। तो दंड का भी कई विधान हुआ करता था। और कहा भी है, अपने चाणक्य ने कहा भी कि दंड विधान, दंडी विधान। तो अपने यहाँ तौर तरीके थे, शासन प्रशासन चलाने का सिस्टम था अपना। इसलिए मित्रों मुझे लगता है कि उनको वर्तमान समय में और भी हमारे स्वामी जी रेलिवेंट हो गए हैं। हमें उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए वह जो भारत बोध है, भारत बोध वह 30-40 में कराते थे हम लोगों को। आज वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी स्वामी जी के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं मित्रों। इसलिए आइए हम सब लोग नरेंद्र मोदी के उस अभियान को भी समझने का प्रयास करें हम सब लोग। और मित्रों हम ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी स्वामी जी का ही अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में स्वामी जी का अवतार, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। मगर अगर नरेंद्र मोदी जी को लगे किसी को कि कोई कमी दिखाई पड़ रही है, तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, संचार क्रांति है। हम सब नरेंद्र मोदी को भी बताएं कि स्वामी जी के रास्ते क्या थे। किन्हीं समस्याओं का निदान अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं खोज पा रहे हैं तो हम उन्हें बताने का काम करें। यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा काम होगा
जो एक राष्ट्रीयता से परिपूर्ण काम होगा मित्रों। ये इसलिए हम सब लोग इस भारत बोध के काम को करें जो स्वामी जी क्या करते थे। उस भारत बोध से हम लैस करें अपने आप को, इक्विप करें अपने आप को, और अपने तमाम चीज़ में, अपने विज्ञान में, अपने अध्यात्म में, अपने इंडस्ट्रीज में, अपने उद्योग क्षेत्र में, अपने सभी चीज़ों हम भारत बोध के साथ करें अगर, तो उससे हमारा कल्याण होगा मित्रों। इसलिए भारत बोध को हम लोग आगे बढ़ाएं, ये आवश्यक है। आगे फिर उन्होंने कहा था, अब देखिए आप, वो खुद बीमार रहते थे वह, लेकिन उनका भरोसा एलोपैथ पे नहीं था। आज आप देख लीजिए कि एलोपैथ पिछले 6 महीने से दुनिया त्रस्त है, परेशान है। एलोपैथ ने कोरोना का बीमारी का रोग नहीं निकाल सका। हमें निश्चित तौर से अपने सिस्टम पे, हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद है, या होम्योपैथ है, या प्राकृतिक चिकित्सा है, या योग विद्या है, या सिद्धा है, या यूनानी है, या आयुष है, हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि खुद उनका भरोसा देशज चिकित्सा पे था, और उन देशज चिकित्साओं को कैसे जोर हो, कैसे सरकार उस पर स्ट्रेस दे। आज भी आप देख ले, केवल 6% खर्चा इन देशज चिकित्सा पे हो रहा है, और 94% खर्चा हो रहा है जो मॉडर्न सिस्टम है एलोपैथ का, उस पर हो रहा है। तो खुद स्वामी सच्चिदानंद जी कहा करते थे, अपने देश का जो देसी पद्धति है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, जो देशज तौर तरीका है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अभी मैं गया था जर्मनी, क्लाइमेट चेंज पे सेमिनार में मैं गया था, तो वहाँ देखा, मैं लिखा हुआ था कि ईट सीजनल एंड ईट रीजनल। अब देखें आप, और ये बातें जब हमारी दादी नानी कहती थी, ये बातें जब स्वामी सच्चिदानंद कहते थे कि जो जहाँ पर है, जो जहाँ उपजता है वहाँ वही खाओ, और उसी सीजन का सब्जी खाओ, उसी सीजन का फल फूल खाओ। ऐसा नहीं कि सब फल फूल अगर हिमाचल में हो रहा है जिस महीने में, हम बिहार में वही खाएंगे, ऐसा नहीं है मित्रों। अपने बिहार क्षेत्र में बेरी हो रहा है, जामुन हो रहा है, बेल हो रहा है, वही खाओ। मतलब यह है कि ईट सीजनल ईट रीजनल, मतलब अपने देशज पद्धतियों पे जो क्षेत्रीय है, जो स्थानीय सिस्टम जो है खाने पीने का, हम मरुआ छोड़ दिए, हम अपना जौ छोड़ दिए, हम जई छोड़ दिए। मतलब हमारा जो खाना था, गेहूं जो हम खा रहे हैं मित्रों, शुद्ध रूप से बाहर से आया हुआ चीज़ है। हमारा अपना तो अच्छत जो चावल है वह है, या हमारा जो अपना मरुआ है वह है, हमारा जौ है, हमारा बाजरा है। तो कहते थे कि जो अपना लोकल अनाज हमारा है, जो जिस क्षेत्र में, वही खाना चाहिए हम लोग को मित्रों। ये बड़ी बात थी। आज दुनिया के साइंटिस्टों ने, दुनिया के बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने यह स्वीकार किया है कि आदमी को सूट वही करता है जिस जमीन में रहता है, जहाँ का मिट्टी पानी धूप वहाँ लगता है, उसी में जो उपजता है वही इसको खाना चाहिए, वही इसके बॉडी के लिए फायदेमंद है, वही बॉडी एंटीबॉडी के लिए लाभदायक होता है। ये अब मान रहा है, मतलब वह साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वह आज भी हमारे लिए उपयोगी हो रहा है। इसलिए मित्रों, हमें लगता है कि देशज चीज़ों पे भरोसा ज़्यादा करना चाहिए हम लोग को, और अपने जो मूल रूप से हमारे जो चीज़ हैं, हमारा जो अपना अनाज रहा है, जो ऐतिहासिक काल से, पूर्व काल से हम अपने यहाँ उपजाते रहे हैं, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, आप देखते हैं ज़मीन का जो फर्टिलिटी है खत्म हो रहा है, ज़मीन का यील्ड कम हो रहा है, और जो उस अनाज का स्वाद कम हो रहा है, वह ज़मीन और स्वाद, ज़मीन वह बीज ही नहीं, और बांझ बीज हम पैदा कर रहे हैं मित्रों, बांझ बीज। समय था एक समय जो हम अपने हम अपने अनाज से बीज पैदा करते थे, लेकिन आज का जो हमारा अनाज हो रहा है वह बांझ हो रहा है, बांझ। फलों में बीज नहीं, फलों में बीज का जो अंकुरित करने का क्षमता नहीं है। आज हम पूरे अमेरिका पर, पूरे आज हम लोग जर्मनी पर, फ्रांस पर हम डिपेंड कर रहे हैं अपने बीज के लिए, चाहे मकई का बीज हो, धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, हम बाहर के लोगों पर निर्भर कर रहे हैं। और स्वामी जी कहा करते थे कि सब अपना अपना बीज अपने रखो, और विदेशी बीजों पे हम बहुत कम से कम डिपेंड करें, निर्भर रहें, इस बात की आवश्यकता है मित्रों। इसलिए हमें लगता है कि स्वामी सच्चिदानंद जी का आज के ज़माने में और ज़्यादा, कोरोना के समय में खास करके, और आवश्यकता हो गई है। दुनिया अपने अपने मूल की तलाश कर रहा है, दुनिया अपने अपने रूट्स को जा रहा है। आइए हम सब लोग अपने रूट को समझने का प्रयास करें। वह रूट चाहे हमारे खेतों का रूट हो,
या हमारे सामाजिक मूल्यों का मूल हो, या हमारे खुद राजनीतिक मूल हो, जो हमारा अब हम सब लोगों ने लिच्छवी में गणतंत्र दिया, लिच्छवी राज ने हम लोग को जो है सो गणतंत्र का अवधारणा दिया। हम कहते हैं गणतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीस से आया, तो हमें जो ग्रीस का जो गणतंत्र है वो अलग ढंग का है, और जो हमारा लिच्छवी गणतंत्र रहा है वो अलग रहा है। तो हम चूंकि लिच्छवी गणतंत्र के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हम वहाँ के वासी लोग हैं, हमें उसको समझना होगा मित्रों। इसलिए अपने देशज चीज़ों को समझना और देसी भाषा को समझना। अब आप देखें, आपकी संस्कृत के बारे में, संस्कृत पढ़ने का मौका सब जात को अगर इस देश से मिला अगर है तो वह स्वामी जी के कारण मिला है। उनकी लड़ाई, जमीन से लड़ाई लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई, सरकार में लड़ाई, सामाजिक पंचायतों में लड़ा उन्होंने, जातीय महासभा में लड़ाई इसका लड़ा कि संस्कृत क्यों नहीं पढ़ेगा सब समाज के लोग। इसलिए मित्रों, संस्कृत जिसको हम देववाणी कहते हैं, देव भाषा कहते हैं, वह कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए उपयोगी भाषा है। हमें उसको समझना होगा और साथ साथ हमें उसको कैसे उसका प्रचार प्रसार हो, उसका महत्ता बढ़े और आने वाली पीढ़ियां जो हमारी है वह उसको समझे, ताकि वह भाषा मरे नहीं। मित्रों, आज भी दुनिया में भाषाविदों ने कहा है कि सर्वाधिक शब्दों का अगर प्रचुर मात्रा सर्वाधिक शब्द किसी एक भाषा में है तो वह संस्कृत में है, और अंग्रेजी में तो सबसे कम वर्ड है। शब्दों की बहुलता जितनी संस्कृत में है उतनी किसी भाषा में नहीं है मित्रों। ये बड़ी चीज है कि अब भाषा की समृद्धि या भाषा की अमीरी शब्दों से होता है मित्रों। और शब्द का आप देख ले कि संस्कृत में जितना शब्द है उतना कहीं भी नहीं है। तो उस संस्कृत भाषा को जानने का प्रयास, उसको हम भुलाए नहीं, हमारा हर लोग जाने, आने वाली पीढ़ी जाने, वर्तमान पीढ़ी जाने, ये प्रयास किया उन्होंने। और संस्कृत को कहा केवल ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं, केवल ये वेद जानने वाली भाषा नहीं, ये सबके लिए भाषा है। उस भाषा को सुलभ किया है किसी एक व्यक्ति ने, तो वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति इस उत्तर भारत में, पूरा भारत में, वह केवल हमारे स्वामी सहजानंद जी थे। मित्रों, आज संस्कृत में विद्वान दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, प्रोफेसर हैं, कई विद्वान लोग हैं, चांसलर वाइस चांसलर हैं। तो उस सब का कारण, उस सब के पीछे कोई एक व्यक्ति अगर हैं तो वह व्यक्ति नहीं, आंदोलन थे जो स्वामी सहजानंद जी थे। इसलिए मैं देखता हूँ कि वह चाहे एक भाषाविद के रूप में हो, चाहे एक समाजशास्त्री के रूप में हो, चाहे किसी वैज्ञानिक के रूप में हो, चाहे वो कह लें जो अंग्रेजी में कि एग्रेरियन रिफॉर्मिस्ट के रूप में हो, तो वह इकोनॉमिस्ट के रूप में हो, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में हो, तो वह कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति स्वामी सहजानंद जी हैं। मुझे मित्रों बड़ा आनंद आ रहा है उनके बारे में से बात करते हुए कि उन पे आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जितना हमने समझा है कि हम सब लोग उनको इस रूप में समझें कि वह आदमी अपने वाणी में, अपने व्यवहार में और अपने विचार में जो उनकी समानता थी, चूंकि उनके इन तीनों में मतलब वाणी, व्यवहार, विचार में जो समानता थी वो अद्भुत था। आज जब हम सब लोग बहुत पाखंडियों से जुड़े हुए हैं, आज देखते हैं कि समाज में, चाहे राजनीति में, पाखंड का, घमंड का, उदंड का बोलबाला है। इस समय वैसे अखंड वाले लोगों का, स्वामी जी अखंड भाव के लोग थे, क्योंकि उनके वाणी, विचार, व्यवहार में समानता थी, एकात्मता था उनके में। ये बड़ी बात थी मित्रों। आइए हम सब उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और हमको समझने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। मित्रों, स्वामी जी को जितना पढ़ेंगे आप, उतना लगता है कि मॉडर्न टाइम में वो उतने बड़े मॉडर्निस्ट ही नहीं, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, हम ये मानते हैं। उनके कई बातें आने वाले समय में और भी रेलिवेंट होने वाली है। इसीलिए हम ऐसे स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। और बिहार बड़ा सौभाग्यशाली रहा है कि हम सब लोग उनको देख नहीं सके, सुन नहीं सके, मगर हम लोग उनको पढ़ सक रहे हैं। बिहार और बिहारी सौभाग्यशाली है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोग संयोग से, मैं एमपी नवादा का रहा और नवादा में लगभग उनका, लोग कहते हैं नवादा में 2 साल तक उनका प्रवास रहा। नवादा में कई जगह आश्रम है, काशी चक्र में उनका एक आश्रम में देखा वहाँ पर। और नवादा के लगभग हर बड़े बड़े गाँवों में और बड़े किसानों के यहाँ, मजदूरों के यहाँ गए,
उनसे जमीन का दान लिया, अन्न का दान लिया, ग्राम का दान लिया, तब अन्नदान से लेकर ग्राम दान तक लिया उन्होंने और गरीबों मजदूरों में बांटने का काम किया मित्रों। हम आज देखते हैं कई जगह, जब नवादा में एज एमपी में वोट मांगने गया, एज एमपी जब हम घूमते थे, प्रवास करते थे, कई लोगों ने कहा कि मुझे ये ज़मीन जो दी गई है, हमारे बाप दादा कहते थे कि स्वामी जी कारण मिल रहे हमरा, मिल रहे है जमीन वहाँ से, देखो ना वो फलाना बाबू से लेकर जमीन दिलथी हमरा हो। मतलब कई पासवान लोगों ने, माझी लोगों ने, रविदास लोगों ने, कई यादवों ने मुझसे कहा कि हमें जो है सो फलना बाबू के जमीन हले, वो जमीन में हमारे दिला दिलथिन स्वामी जी के, हमारा दादा के दिलथिन हल। मतलब इस टाइप से भाव था, इसलिए बिहार उनका ऋणी और आभारी रहेगा मित्रों। और हम ये मानते हैं कि संपूर्ण वो बिहार के लिए ही जिए और बिहार के लिए ही मरे। और यही उन्होंने आज उन्हीं का प्रयास का फल कि बिहार में जो जमींदारी एवोल्यूशन पहली बार इस देश में कहीं हुआ अगर तो बिहार में हुआ, उसके पीछे कोई और नहीं, एक ही व्यक्ति था, वह व्यक्ति था स्वामी सहजानंद जी मित्रों। और स्वामी सहजानंद जी अपने बिहार में श्री राव के खिलाफ भी मूवमेंट किया उन्होंने। श्री राव जो मुख्यमंत्री थे, उनकी जाति के थे और बड़े दबंग, बड़े प्रभावी और बड़े विद्वान मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। और उस समय में उन्होंने इस राज्य में मजबूर किया वर्तमान की उस समय की सरकारों को कि जमींदारी एवोल्यूशन पहली बार बिहार में ही हुआ मित्रों। और संभवतः जो संविधान का जो अमेंडमेंट बिल पहला था वो इसी पे था मित्रों। तो इतना बड़ा परिवर्तनकारी व्यक्ति और क्रांतिकारी आदमी जो हमारे समाज में था, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं और उनको याद करते हुए मैं कहता हूं कि इतना बड़ा सही मायने में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लोग, मतलब बहुआयामी प्रतिभामुखी लोग थे, जिनके कारण ये देश समाज उनका ऋणी रहेगा मित्रों। और उन्हीं का जो प्रयास था कि जो किसान मजदूर में लगातार समन्वय की बात जो बिहार में चलती रही और बिहार में होता गया मित्रों, एक उसका प्रयास का फल था कि किसान मजदूर में बहुत गैप नहीं रहा। ठीक है, यदा कदा लड़ाइयाँ होती रही, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के कारण, लेकिन कुल मिला करके लड़ाई का स्तर वो उस स्तर तक नहीं गया। तो एक बड़ा समन्वय के पीछे वह जो एक कोऑर्डिनेशन का फैक्ट था, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वामी जी के विचार थे और स्वामी जी के प्रति जो लगाव और ललक था वह था। इसलिए हम सब स्वामी जी को समझने का प्रयास करें। वह एक देशज, ये कह ले कि साहब देशज ज्ञानी थे, वह देशज समाजशास्त्री से हमारे, मतलब कह सकते हैं हम लोग हैं, अगर अगस्त कॉम्टे सोशियोलॉजी के जनक थे तो हम कह सकते हैं समाजशास्त्र जो बिहार और भारत में पैदा हुआ है, उसके हमारे अगस्त कॉम्टे हमारे वही थे, स्वामी जी थे। और मित्रों इस ढंग से हम देखते हैं कि जो उनका जो वेशभूषा भी था, तो गांधी से हम तुलना कर सकते हैं। जो गांधी जी का था, अब गांधी जी को सरल रखने में, गांधी जी को बहुत सिंपल दिखाए रखने में बड़े खर्च थे मित्रों। वो रहते थे, जानते हैं आप, बजाज फैमिली के यहाँ रहते थे, बड़े लोग के यहाँ, लेकिन गांधी जी का अपना योगदान है, मगर गांधी जी को सिंपल बनाए रखने में बहुत कॉस्ट था, लेकिन स्वामी जी को सिंपल बनाए रखने में कोई खर्च नहीं था। इसलिए जो उनका नाम सहजानंद है मित्रों, ये सहज अपने आप में मैं मानता हूँ कि सहज योग है, सहज योग है। और सहज योग के जो योगी थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसलिए स्वामी सहजानंद जी को हम बार बार प्रणाम करते हुए, और बिहार की धरती उनको सदैव याद रखेगी। मतलब आने वाले समय में 1000 साल तक बिहार स्वामी जी को नहीं भूलेगा लोग, और स्वामी जी को किसान मजदूर कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आइए उस संत और सिपाही की परंपरा को जो उन्होंने जागृत किया, आज पुनः इस कोविड-19 के दौर में, कोरोना के काल में, जब आज इस दुनिया में पीपुल, प्लैनेट एंड पीस प्रॉब्लम में है, हमें स्वीकार करें मित्रों कि पीपुल, प्लैनेट एंड पीस प्रॉब्लम में है। अगर इसको निकालना अगर है प्रॉब्लम से, अगर पीपुल्स को, इस प्लैनेट को और पीस को, तो निश्चित तौर से अगर 10 दुनिया के बड़े लोगों का नाम आएगा, उसमें एक नाम स्वामी जी का भी आएगा मित्रों। कि हम बिना दंड लिए हुए, हम बिना धर्म का सहारा लिए हुए, हम बिना अध्यात्म का सहारा लिए हुए हम अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मित्रों वह एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स थे, वह एक स्पिरिचुअल सोशलिस्ट थे। हम मानते हैं उनको कि वह व्यक्ति बिल्कुल आध्यात्मिक समाजशास्त्री था, वह व्यक्ति आध्यात्मिक अर्थशास्त्री था। आइए मित्रों हम सब लोग, धर्माचार्य नहीं थे वह,
लेकिन अध्यात्म के द्वारा कैसे सामाजिक समस्याओं से हम जूझ सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, ये उसके साधक थे, ये उसके आराधक थे, वह इसके अर्चक थे मित्रों। इसलिए आइए हम सब उनको याद करते हुए हम ये माने कि हमें इस देश में, आज दुनिया में स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात हो रही है, IQ। अब दुनिया IQ से आगे बढ़ गया है। IQ जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन था उससे आगे गया दुनिया में कि इमोशनल क्वेश्चन हो गया, अब उसे भी आगे चला गया है स्पिरिचुअल क्वेश्चन में। वह स्पिरिचुअलिटी के ज़माने में हमें याद करना होगा मित्रों कि वह यही सब लोग हैं, यही परंपरा है जिस परंपरा ने स्पिरिचुअल क्वोशिएंट को जिंदा रखा। ये शब्द भले उस समय नहीं आया होगा, अब आया ये शब्द। जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो स्पिरिचुअल एथोस है, स्वामी सहजानंद में कूट कूट के भरा हुआ था मित्रों। आइए हम अपने उस बड़े विद्वान को और बड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को, बड़े स्पिरिचुअल सोशलिस्ट को, बड़े स्पिरिचुअल इकोनॉमिस्ट को हम याद करते हुए हम गदगद हो रहे हैं। हमें बड़ा आत्मस्वाभिमान का गुमान हो रहा है कि हमें भारत बोध कराने का काम स्वामी जी ने किया, स्वामी जी का साहित्य ने किया। हम आइए उसी बोध से अपने इस भारत को कैसे आगे बढ़ाएं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं, यूपी कैसे आगे बढ़ाएं और किसान मजदूर कैसे आगे बढ़ाएं। इस सब का सूत्र अगर कहीं मिलता है तो स्वामी जी के कार्यों में मिलता है, स्वामी जी के बयानों में मिलता है, स्वामी जी के साहित्य में मिलता है, स्वामी जी के व्यवहार में मिलता है। इसलिए स्वामी जी का जो वाणी विचार व्यवहार है वह सब हम लोग के लिए अनुकरणीय है मित्रों। उस पर हम चलेंगे अगर, तभी हम इस देश की समस्याओं से निपट सकते हैं, देश की समस्याओं को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और दुनिया में हम सब लोग विश्वगुरु हो सकते हैं। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आयोजक भाई हैं, बंधु हैं, जो बोकारो की टीम पूरी है, वो पूरी टीम जो सृजन संदर्भ है, उसको हमारी ओर से उनका बहुत आशीर्वाद, शुभकामना है कि लगातार पिछले कई संडे से और आने वाले कई संडे तक चलने वाला ये हमारी पूरी शुभकामना है कि ये आपका जो सोशल मीडिया पे कार्यक्रम है, जो ऑनलाइन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपका सफल हो, उपयोगी साबित हो, प्रभावी साबित हो और हम सब अधिकारी लोगों के बीच में स्वामी जी को ले जाएं, ताकि स्वामी जी का जो सहज है, सहजता से आनंद की ओर, सहजानंद वही है, सहज सरल सुगम सुलभ रूप से जो हम बड़ा काम शुरू करते हैं वही स्वामी सहजानंद के उद्देश्य की ओर हमें ले आता है। वही स्वामी सहजानंद का रास्ता भी है, वही हमारा साधना भी है, वही हमारा साध्य भी है। आइए पुनः हम आप सबको धन्यवाद करते हुए, जिस ऑडियंस ने हमें सुना, जो हमको देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना के साथ अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम।